ठीक है। तो बेसिकली ये बात हमें याद प्रूव करनी है। अब जहन में रखना कि हमने ये बात की थी कि कोई भी आर्बिट्ररी प्रॉब्लम, चाहे वो कंप्यूटेशन की हो चाहे वो लैंग्वेज की हो, वो एक लैंग्वेज के अंदर लिखी जा सकती है। अब अगर आप सोचिए, जैसे हमने कहा था लास्ट क्लास में कि बिल्कुल उसी तरह से हम प्रूव करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कहा था कि एक कनेक्टेड ग्राफ है और हमें प्रूव करना है कि जो इनपुट आ रहा है वो कनेक्टेड है या नहीं है, जो इनपुट आ रहा है वो कनेक्टेड है या नहीं है। तो इसको अगर हमें प्रूव करना चाहते हैं तो आपको इसको एक लैंग्वेज के फॉर्मेट में जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि एक डीएफए जो है वो डिसाइडेबल है या नहीं है, डीएफए एक डिसाइडेबल लैंग्वेज है या नहीं है, तो आप पहले कहेंगे कि, और इसको प्रूव कैसे करेंगे, कि इसको हम बेसिकली ट्यूरिंग मशीन से पास करेंगे और ट्यूरिंग मशीन जो है बेसिकली डिसाइड करेगा कि ये डिसाइडेबल है या नहीं। यदि इसके अंदर से दो ही मोड हो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, तो फिर ये बेसिकली कहेगा कि डीएफए जो है, अगर डीएफए इसमें से पास कर रहे हैं तो ये कहेगा कि डीएफए जो है वो एक डिसाइडेबल लैंग्वेज है। लेकिन उससे पहले हमें डीएफए को जो है वो या और इन दोनों को मिला के ट्यूरिंग मशीन को जो है वो लैंग्वेज फॉर्मेट के अंदर इस पूरे सिचुएशन को लिखना पड़ेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब ट्यूरिंग मशीन के लिए जो इनपुट कैरेक्टर है वो कोई सिंपल वर्ड नहीं है, ए और बी, इस तरह का कोई वर्ड नहीं है, ए बी होगा और बी होगा, इस तरह का कोई वर्ड नहीं है। बल्कि अब ट्यूरिंग मशीन का इनपुट जो है वो एक पूरा डीएफए लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है डीएफए जो ट्यूरिंग मशीन को इनपुट के तौर पर दिया जा रहा है। तो आप कहेंगे कि हाँ डीएफए को, अब डीएफए जो है बेसिकली एक स्ट्रिंग हो जाएगा ट्यूरिंग मशीन के लिए। यानी जब हम डीएफए इसको इनपुट दे रहे हैं तो डीएफए वुड बी अ स्ट्रिंग फॉर दिस टीएम, और फिर हमें बताना होगा कि ये जो डीएफए है जो एज अ इनपुट आ रहा है, ये बेसिकली एक्सेप्ट और रिजेक्ट मोड पे जाएगा या नहीं। इस बेसिस पे हमें जो है वो प्रूव करना है। और ऑलमोस्ट वही तीन चीजें जो है वो हमें इसमें सामने रखनी है कि फर्स्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन, और नॉर्मली इसमें हम थर्ड लेवल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखते हैं, जिसमें एल्गोरिथम वो भी पूरा नहीं बनाते, एल्गोरिथम की जो है वो काइंड देख के जो है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी किस तरह से इसका एल्गोरिथम जो है वो इम्प्लीमेंट या सिमुलेट किया जाएगा। तो इसको इन्होंने समझाने की कोशिश की है और बताया यहाँ पे ये है कि ये बातें हमने सारी पढ़ ली थी, पहले भी पढ़ ली कई दफा। अच्छा, ये भी पढ़ लिया है कि हमने ट्यूरिंग डिसाइडेबल को रिकर्सिव लैंग्वेज कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्यूरिंग डिसाइडेबल को रिकर्सिव लैंग्वेज कहते हैं और ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल को रिकर्सिव इनेबल लैंग्वेज कहा जाता है। रिकर्सिव इनेबल लैंग्वेज जो है ज़्यादा पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू रिकर्सिव लैंग्वेज की। ठीक है, तो ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी और इस बेसिस पर हम सिर्फ लूप के अंदर जो आने वाली चीज़ है ना, रिकर्सिव इनेबल लैंग्वेज, उसमें और इस लैंग्वेज में फर्क है कि इसमें लूप जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब लूप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लूप जो एग्जिस्ट करता है, तो अगर आपको इनपुट लूप के साथ एग्जिस्ट करेगा कि अगर आपके पास एक लैंग्वेज है और इसके अंदर तीन ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, एक्सेप्ट आ रहा है, रिजेक्ट आ रहा है, और आपके पास जो है वो लूप भी आ सकता है। अब आप लूप में फंसे हुए, ये पता नहीं चल रहा आपको, आपकी लैंग्वेज ये बात नहीं बता पा रही कि अब इसमें जो इनपुट वर्ड दिया गया है उसकी वजह से आप जो है वो लूप में फंस गए हैं। लेकिन आपने जो भी लैंग्वेज थी उसके लिए एक मशीन तो बना ली है, लूप में फंस गया लेकिन मशीन तो आपने जो है वो बना ली है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं रिकर्सिव इनेबल लैंग्वेज, काउंटिंग वाली लैंग्वेज होती है। और लूप जो है वो बेसिकली इसमें यूज हो, अगर इसके अंदर ये पावर हो, और सुनना, अगर इसके अंदर ये पावर हो कि वो इनपुट आने वाली लैंग्वेज, इनपुट आने वाले वर्ड के बेसिस पे डिसाइड कर सके कि ये लूप जो इसके अंदर ये जो वर्ड आएगा, ये वर्ड जो इंटर करेंगे हम, या ये जो स्ट्रिंग इंटर करेंगे, इसकी वजह से लूप बन जाएगा। अगर ये बात ये बता सके तो फिर ये डिसाइडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये क्योंकि नहीं बता पाता, इसलिए इसको हम कहते हैं कि लूप, यानी समझने की कोशिश करना। अगर हम कह रहे हैं कि जो वर्ड इसमें आ रहा है वो वर्ड एक्सेप्टेंस की तरफ चला गया, ये आपके पास स्टेट है वो एक्सेप्टेंस की तरफ चला गया, या एक और स्टेट है जो आपको रिजेक्शन की तरफ लेके चला गया। ठीक है, एक और स्टेट है जो कि स्टेट क्या होगा, आप लूप में फंसे रहेंगे। लूप का मतलब हल्की सी नहीं कि स्टेट के ऊपर लूप लगा, बल्कि इस वर्ड को आप बताना चाह रहे हैं कि ये एक्सेप्ट की तरफ जाएगा या रिजेक्ट, लेकिन ये बता नहीं पा रहे कि किस तरफ जाएगा और आप लूप में फंस गए। ठीक है, अगर इस वर्ड के बारे में आप ये बता सकें कि मशीन के पास इतनी पावर हो कि ये बता दे कि ये वर्ड, अगर इसको हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे, इसको हम अगर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे
तो ये बेसिकली लूप में फंस जाएगा। अगर मशीन ये बता दे तो फिर ये वाला लूप भी जो है वो रिजेक्ट कंडीशन के अंदर जो है शामिल हो जाएगा और ये डिसाइडेबल लैंग्वेज मिल जाएगी। जब भी हम आगे देखेंगे ये वाली एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ उसको भी आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये जो है वो देख रहे होंगे। खैर पहली एग्जांपल उसको सॉल्व करते हैं। बहुत छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं और आसान आसान सी एग्जांपल में, कोई मसले वाली बात नहीं है कि भाई किस तरह सॉल्व होगा। ये सारा हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। ये पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने जो किया है वो ये है कि आप ये पहली लाइन पहला क्वेश्चन है स्लाइड नंबर 14 में। ये चैप्टर नंबर 4 आप ओपन करेंगे ना तो आपको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में नजर आएगा। वहीं से मैंने इसकी जो है ना ये बनाई कर दी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अच्छा जी, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा सुनने की कोशिश करो। कुछ आपको क्विज भी इससे थोड़ा पिछले वाले से रिलेटेड लेकिन काफी पार्ट सिमिलर है जो हम यहाँ पे करने जानते हैं। कि इसमें यहाँ पूछा क्या है, थ्योरम लिखा हुआ है और थ्योरम की प्रूफ आती है। हमें सिर्फ ये समझना है चैप्टर नंबर 3 में। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास इस तरह होता है, कभी आपने देखा हो कि आप एक कंपाइलर को रन करते हैं। तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, कंपाइलर बेसिकली ये करता है कि एक प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा होता है। कंपाइलर खुद एक प्रोग्राम है और वो पार्सिंग करता है। पार्सिंग का मुराद है कि आप जो कोड लिखते हैं उसको पार्स करते हैं। तो प्रोग्राम एक लैंग्वेज है, वो भी एक लैंग्वेज है, और एक और लैंग्वेज है जो कि बेसिकली आप दे रहे हैं उसको और वो उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इसी तरह से अगर डीबगर को देखा जाए तो डीबगर जो है वो भी एक प्रोग्राम है और वो एक प्रोग्राम की डीबगिंग जो है वो करता है। इसी तरह से अगर आप अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को देखें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टूल भी एक सॉफ्टवेयर है और वो दूसरे सॉफ्टवेयर को बेसिकली जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं या बताते हैं कि ये ठीक है, रिजेक्ट है या उस मोड के अंदर चल रहा है। जब आप अपने उसकी तरफ जाएंगे ना, प्रोजेक्ट की तरफ जो मैंने दिया है उसमें आपको काफी आइडिया होगा कि किस तरह से हम चीजों को जो है वो ऑटोमेटा के थ्रू देख रहे होते हैं। तो इसी तरह की क्वेश्चंस के अंदर ये भी क्या कहता है कि लैंग्वेज द लैंग्वेज। अब देखें हमने इसको एक ट्यूरिंग मशीन की लैंग्वेज के बेसिस पे डिफाइन कर दिया लैंग्वेज। और लैंग्वेज ये है कि ADFA, ठीक है, ADFA यानी एक्सेप्टेंस ऑफ DFA इज इक्वल टू B, W, B, W। हमें एक्सेप्टेंस ऑफ DFA के बारे में बताना है कि ये डिसाइडेबल है या नहीं। यानी ये वाला पार्ट जो है वो ये लैंग्वेज जो हम जिसको हम ADFA कह रहे हैं ये डिसाइडेबल है या नहीं। तो कह रहा है कि इसको कैसे डिफाइन किया हमने कहा B, W such that D is a DFA that accept string W। हमें बताना ये है कि ये जो DFA है, ये जो DFA है ये एक्सेप्ट करेगा एक स्ट्रिंग W को। स्ट्रिंग W को जो है ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो लैंग्वेज में हमने इसको कन्वर्ट किया, ये जो प्रॉब्लम है ये एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम। तो हमने DFA को बेसिकली एक लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखा। लैंग्वेज में क्या होता है कि आपके पास एक कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं जो उस लैंग्वेज को दी जाती हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं जो उस लैंग्वेज को दी जाती हैं और फिर आप उस स्ट्रिंग के बेसिस पे प्रूव करते हो कि एक्सेप्ट। DFA तो यही कर रहा है कि एक DFA है, उसको ये स्ट्रिंग हमने इनपुट दिया और वो उसको एक्सेप्ट करेगा, डेट एक्सेप्ट स्ट्रिंग W। वो इसको एक्सेप्ट करेगा या उसको डेफिनेटली रिजेक्ट कर देगा। ये बेसिकली DFA की प्रॉब्लम है। हमें बताना है कि ये डिसाइडेबल है या नहीं। ये वाली बात डिसाइडेबल, यानी ये लैंग्वेज जो लिखी हुई है ये डिसाइडेबल है या नहीं। तो अब देखो डिसाइडेबल है या नहीं है इसकी इसका तय कौन करेगा, ये तय करेगा बेसिकली ट्यूरिंग मशीन। अब देखें ये जो पूरी लैंग्वेज है ये हम ट्यूरिंग मशीन को इनपुट के तौर पर देंगे, ठीक है, TM को इनपुट के तौर पर देंगे। TM अगर इस बारे में ये कहे कि ये लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट करेगी और रिजेक्ट करेगी, कोई लूप कंडीशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये लूप कंडीशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बेसिकली ये अगर ये नहीं होता है तो ये बेसिकली डिसाइडेबल। तो इसने इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले तो कहा कि ठीक है इस लैंग्वेज को हम सिमुलेट कर देंगे, किसके ऊपर, इस लैंग्वेज को सिमुलेट कर देंगे ट्यूरिंग मशीन के ऊपर। सिंपल, आप जैसे पहले करते हैं। अब इसको अगर हम सिमुलेट करने जा रहे हैं ट्यूरिंग मशीन में तो आपको 3 लेवल इम्प्लीमेंटेशन याद रखनी है। ये फर्स्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या क्या चीज़ें जो है वो डिफाइन करेंगे। सेकंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन में आपको क्या चीज़ चाहिए,
कि आप क्या क्या चीज़ें डिफाइन करेंगे, और थर्ड लेवल में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आप इसके ऊपर डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो वो कहता है कि फर्स्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन में आप बताते ये हैं कि इसके कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, फर्स्ट लेवल कैरेक्टर्स क्या होंगे, और क्योंकि ये लो लेवल भी कहलाती है, तो कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, और इसके स्टेट्स क्या होने चाहिए जो कि अभी हम दायरे नहीं बता सकते, इसके जो है ट्रांजिशन क्या होंगी, तो हम जनरलाइज फॉर्मेट में कर रहे हैं ट्रांजिशन, इस तरह की कुछ चीज़ें जो है उसे बताते हैं। और मशीन कैसी होगी, और डबल हेड होगी, डबल टेप होगी, और इस तरह की दूसरी बातें, और कुछ इंग्लिश प्रोज लिख देते हैं कि टेप की मूवमेंट कैसी होगी और इस तरह की चीज़ें। और थर्ड लेवल में इसका एल्गोरिथम हम डिफाइन करते हैं जो इस बात की श्योरिटी देता है कि ये बेसिकली डिसाइडेबल होगा या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई, यानी आप भी इसको समझने की कोशिश करें कि ये फर्स्ट लेवल में बेसिकली हम अगर सिर्फ ये बता दें कि लैंग्वेज किन किन करेक्टर पे कंसिस्ट करती है, और ये बात हो रही है ट्यूरिंग मशीन के लिए। तो ट्यूरिंग मशीन जब इनपुट लेगी, और हम कह रहे हैं कि अब ट्यूरिंग मशीन को हम एक डीएफए एज ए इनपुट देंगे। ठीक है, डीएफए एज ए इनपुट। अब ट्यूरिंग मशीन की इनपुट, हर मशीन कुछ ना कुछ इनपुट देगी एज अ स्ट्रिंग। तो ट्यूरिंग मशीन ये भी एक लैंग्वेज है, अब एक, और ट्यूरिंग मशीन भी एक लैंग्वेज है। तो ये जो लैंग्वेज है, ये बेसिकली एक लैंग्वेज इनपुट ली जा रही है दूसरे लैंग्वेज के ऊपर। जैसे अभी मैंने बताया कंपाइलर जो आपका कोड इनपुट लेता है, उसी तरह, और ये प्रूफ करके देगा कि ये एक डिसाइडर। तो कहता है कि अब जब इनपुट लेंगे हम डीएफए को, तो अब बताइए इनपुट इसका क्या होगा। आप कहेंगे डीएफए, लेकिन अगर और डेप्थ में जाके देखें तो डीएफए में क्या इनपुट ले रहा हूँ। आप कहेंगे कि भाई मैं मशीन के अंदर जो इनपुट ले रहा हूँ वो बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट्स ले रहा हूँ कि डीएफए की स्टेट्स कौन सी है, डीएफए की स्टेट्स, नॉट ट्यूरिंग मशीन की स्टेट। क्योंकि आपने एक डीएफए बनाया हुआ, उसके ऊपर एक स्ट्रिंग आप कह रहे हैं कि ये एक्सेप्ट होगा, तो कहेंगे कि मैं सिमुलेट कर लूंगा इसको ट्यूरिंग मशीन में। इनपुट क्या लेंगे, आप कहेंगे मैं स्टेट्स लूंगा। ठीक है, और इसी तरह से मैं जो हूँ वो इसके स्टार्ट सिंबल लूंगा इसका, इसी तरह से मैं इसका जो है वो एंड सिंबल लूंगा, यानी फाइनल स्टेट लूंगा, इसकी ट्रांजिशंस लूंगा। ठीक है, और इसी तरह से स्टार्ट हो गया, फाइनल हो गया, ट्रांजिशन हो गया, एक दो और चीज वो वर्ड लूंगा, जो कि वर्ड जिसमें मुझे बताना है कि ये जो इनपुट्स होगा, और ये बेसिकली एज अ इनपुट जो है वो यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग के तौर पर डीएफए, डीएफए इनपुट का मतलब है ये सेट आप दे रहे होंगे। और लो लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करने जाए, अब कहेंगे कि इसको मैं किसी एरे में या लिस्ट में जो है वो इंडिविजुअल एरे में या इंडिविजुअल, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बताने का मकसद ये होता है कि आप इस मशीन को सिमुलेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से इनपुट दिया जा रहा है। ठीक, तो डीएफए इनपुट देने का मतलब ये है कि आप ये चीजें जो है वो बेसिकली ट्यूरिंग मशीन को ऐसा इनपुट, ट्यूरिंग मशीन इन चीजों को लेके, ये जो आप डीएफए को इसको लेके इस अपनी, यानी क्यू को, एस को, एफ को, ये क्यू डीएफए का क्यू है, सिमुलेट करेगा अपने पास। सिमुलेट कैसे करेगा कि इसकी हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन यानी एल्गोरिथम लिखेगा इसमें, जो कि हमने लास्ट थर्ड लेवल इम्प्लीमेंटेशन, ये ट्यूरिंग मशीन जो है वो उसका एल्गोरिथम लिखेगा किस तरह सिमुलेट करना है। तो कहता है ये है कि प्रोवाइड अ टीएम दैट डिसाइडेड, एक टीएम डिसाइड करेगा कि बेसिकली ये जो लैंग्वेज है डीएफए की ये डिसाइडेबल है या नहीं। और वो कहता है ये यहाँ पहले 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 ऑप्शन में कहता है द टीएम इज गिविंग एज इनपुट। ठीक है, और इनपुट क्या दिया जाएगा, बी कॉमा डब्ल्यू, और डीएफए एंड अ स्ट्रिंग डब्ल्यू, ये दो चीजें इनपुट दी जाएंगी। हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए कि डीएफए इनपुट का मतलब है आप इसकी जो पार्ट्स हैं वो उसको इनपुट के तौर पर दे रहे हो। Their TM checks to make sure B is a valid representation. सबसे पहले वो चेक करेगा कि B, जिसको हमने DFA का नाम दिया है इस बार, B is a DFA, देखें क्लियरली लिखा है B is a DFA, तो ये वैलिड रिप्रेजेंटेशन है या नहीं। तो वैलिड रिप्रेजेंटेशन उसमें ये चीजें आ रही हैं नहीं आ रही, Q, S, F, दिस एंड दिस, ये वो तो खैर अभी नहीं ले रहे, डीएफए का पार्ट नहीं है। ये चीजें आपको इनपुट के तौर पर मिल रही है नहीं। अगर यहीं पे आप अब ज़ाहिर है इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो यहीं पे आप बेसिकली डिसाइड करेंगे कि अगर ये इनपुट आपको मिल रहा है सही, तो आप कहेंगे ठीक है आगे बढ़ो, और अगर ये नहीं मिल रहा तो फिर आप इसको यहीं से रिजेक्ट करते हैं, यानी इसी सेकंड स्टेप पे ही मिल, कि अगर इनपुट स्ट्रिंग आपको पता है कि इनपुट इस तरह होना चाहिए और ये इनपुट इस फॉर्मेट में नहीं है, तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। अदरवाइज अगर सही है तो फिर उसको आप आगे फॉलो करें। आगे क्या करेंगे, कहेंगे द मशीन देन सिमुलेट दी, और अगर सही है तो फिर आप पहले तो ये चेक किया कि ये ठीक इनपुट्स है या नहीं, और अगर ये ठीक इनपुट्स हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि टीएम देन सिमुलेट बी ऑन डब्ल्यू, फिर आप बी को सिमुलेट करेंगे डब्ल्यू
ये बात ये है कि अगर हमें इस गौर से सुनिएगा, अगर इस डीएफए को इसके अपने स्ट्रिंग के लिए, यानी ये डीएफए है, इस डीएफए को इस स्ट्रिंग के लिए अगर आपने सिमुलेट करना है तो उसका मतलब ये हुआ कि इस कैरेक्टर की कोई ना कोई ट्रांजिशन दी हुई हो। इस कैरेक्टर की ट्रांजिशन का मतलब ये है कि मैं समझाने की कोशिश करूँ तो वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है ए बी, ठीक है, ए अगर ये दिया हुआ है तो आपके पास ये स्ट्रिंग है। याद होगा हमने क्लासों में ये बड़ी कसरत से किया था और ऑटोमेटिक में तो करते ही रहे कि अगर ये आपके पास जो है वो स्ट्रिंग दिया हुआ है और इसके ऊपर एक डीएफए भी आपको मालूम है, तो इसकी ट्रांजिशन इस वर्ड कैरेक्टर की ट्रांजिशन एग्जिस्ट करती होगी कि अगर आप एक स्टेट पे खड़े हैं जो कि स्टार्ट स्टेट है और आप ए दे देंगे तो कौन सी स्टेट पे चले जाएंगे, ठीक है, ए दे देंगे तो कौन सी ए कट हो गया। फिर उसके बाद अगर आप मिसाल पे Q2 पे चले जाते हैं तो Q2 पे खड़े हैं और बी देंगे तो कौन सी स्टेट पे चले जाएंगे आप, तो आप कहेंगे कि हाँ इस स्टेट पे, इस तरह। या फिर आप सारे कैरेक्टर को नीचे की तरह, इस तरह से हम ट्रांजिशन जो है वो इसको बाकायदा लिखा जा सकता है कि किस तरह से इसकी ट्रांजिशन जो चल रही है कि एक तरफ स्टेट्स होती है और एक तरफ इसकी कैरेक्टर्स होती है। मिसाल ए बी ए और ए देंगे तो कौन सी स्टेट पे मौजूद है, फिर बी देंगे तो कौन सी स्टेट पे मौजूद है, ये देंगे तो कौन सी स्टेट, ये इन्फॉर्मेशन आप देंगे। तो कहते हैं दैट टीएम देन सिमुलेट बी को सिमुलेट करेगा डब्ल्यू के लिए। ठीक है, ये बात अब ये जो सिमुलेशन है ये हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल है, यानी हाई लेवल मेंटेन है तो हम इसका एल्गोरिथम लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसको लिखना इस वक्त फिजिबल इसलिए नहीं है। ये तो हमने एक लाइन में बता दी कि भाई सिमुलेट करना है, इसलिए नहीं है कि ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि हम इसको जो है लिखें। मतलब मैं नहीं कह रहा, बुक कह रहा है, लेकिन हमें पता है कि मशीन जो है इस काम को, हमारी ट्यूरिंग मशीन इस काम को कर सकती है और लिख सकती है इसके लिए। उसके बाद आगे के स्टेप में उसने कहा कि इफ बी अवॉर्ड सुनना, कहता है कि अभी सवाल लेता हूँ, इफ बी रीचेस अ फाइनल स्टेट, और उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि बी और डब्ल्यू को लेके हम एक ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट करेंगे। इसका मतलब है डब्ल्यू जो है वो एक वर्ड है, एक स्ट्रिंग है और वो बेसिकली इस डीएफए के अंदर जा रहा हो। अब ये ध्यान में रखो कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस मशीन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसके ऊपर, टीएम के ऊपर। टीएम इसी चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये डब्ल्यू जो डीएफए के ऊपर है तो या तो ये डब्ल्यू इस पर एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो कहता है कि बी रीचेज अ फाइनल स्टेट एट द एंड ऑफ डब्ल्यू। अगर बी, यानी अगर बी जो है, बी अपने फाइनल स्टेट पे पहुंच जाता है डब्ल्यू के एंड पे, देन टीएम विल एक्सेप्ट, अदरवाइज टीएम विल रिजेक्ट, द टीएम विल ऑलवेज होल्ड। इस सूरत में आपकी मशीन जो है वो हमेशा होल्ड होगी। यानी अगर डब्ल्यू के लिए आप फाइनल स्टेट पे चले जाते हैं, यानी जब डब्ल्यू का